राधे राधे, नमस्कार, राम राम, जय माता दी। किसी मित्र ने पूछा कि मोदी राज में या बीजेपी के राज में भारत विकसित भारत बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। बनेगा क्या? उसने ये पूछा। मैंने कहा नहीं बनेगा। क्यों? पूछा क्यों नहीं बनेगा? तो लोगों के मन की सरकार है। मैंने कहा भाई सबके मन की सरकार तो नहीं है ना, इसलिए नहीं बन सकता। और सबसे बड़ी बात है, पार्टी जो वादा करती है वो केवल वादे होते हैं। भारत पहले विश्व गुरु कब था? कब था? विश्व गुरु तब था जब यहाँ कोई संविधान नहीं था। जब यहाँ पर डेमोक्रेसी ऐसी चीज़ नहीं थी। तब विश्व गुरु था। और किसी भी देश को विश्व गुरु बनने के लिए संविधान की जरूरत नहीं होती, ना लोकतंत्र की जरूरत होती है। दोनों चीज़ की जरूरत नहीं है। तो जब ये विश्व गुरु था ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन ये भी नहीं है कि उस समय लोगों की राय मायने नहीं रखती थी। लोकतंत्र में आज केवल इंसान वोट देता है, अपनी राय नहीं देता है। और उसकी राय की कोई वैल्यू नहीं है लोकतंत्र में, इसीलिए नहीं बनेगा। विश्व गुरु बनना और विकसित भारत बनना पॉसिबल ही नहीं है। लोकतंत्र और संविधान का जो वर्तमान स्वरूप है उसके साथ पॉसिबल नहीं है। और इस बारे में लंबी चौड़ी बहस चल सकती है। संविधान का वर्तमान स्वरूप भारत के समाज में से कभी भी असंतोष को समाप्त नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात, लोकतांत्रिक देश जो है उसके लक्ष्यों की पूर्ति वर्तमान संविधान नहीं कर सकता। तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ में एक पंक्ति लिखी है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। इसका मीनिंग ये है, जो समर्थ है, जो व्यक्ति समर्थ है, सक्षम है,
वो कुछ भी करता हो, उसको दोष नहीं दिया जा सकता। जो समर्थ व्यक्ति है वो हर परिस्थिति को, हर सिस्टम को अपने फेवर में सेट कर सकता है। इसमें कोई कानून, कोई संविधान उसके आड़े नहीं आता। ये जो पंक्ति तुलसीदास जी ने लिखी है, इस पंक्ति को कोई संविधान, कोई भी तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र या किसी भी तरह का सिस्टम बदल नहीं सकता। फिर अभी वर्तमान का जो संविधान है वो तो जो नागरिक है उनकी समानता में ही भेद कर देता है। जिस तरह से लोगों के लिए स्पेशल कानून बना दिए जाते हैं, सरकार में जो धर्म और जाति का रोल होता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जब इसमें काफ़ी चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं तो अपने आप ही भेद पैदा हो जाता है। कोई निम्न है, कोई उच्च है, कोई गरीब है, पिछड़ा है, ये है, वो है। इस तरह की चीज़ें विदेशी संविधानों में थोड़ी ना थी, जहाँ जहाँ से इसको जोड़ तोड़ करके बनाया गया। तो सारा भेद तो उसी में पैदा कर दिया है, संविधान के अंदर ही। उसी को पकड़ के फिर आगे भी कानून बनते जाते हैं संसद में, विधानसभा में। तो न कभी भेद खत्म होने का, न कोई जाति, न कोई धर्म, न कोई व्यक्ति संतुष्ट होने का। तो ये वही सारी चीज़ें हैं जिन पर चल के ब्रिटिश लोगों ने राज किया, लंबे टाइम तक राज किया। डिवाइड एंड रूल वाली फिलॉसफी तो आपको ध्यान ही होगी। ये तो वैसे तो कोई इसको नहीं जानता, लेकिन ये इस चीज़ को लोग सुभाष चंद्र बोस की वजह से जान गए। जो आज की जो सिविल एग्ज़ाम होती है यूपीएससी की, सो आईएएस कहा जाता है, और भी इसमें कैटेगरी होती हैं अलग अलग। तो ब्रिटिश टाइम में ये आईसीएस सर्विसेज कहलाती थी। उस टाइम में सुभाष चंद्र बोस भी इसमें शामिल हुए थे। उसमें सवाल के पूछे गए थे ये तो हमें पता नहीं। तो उन्होंने जितना भी कुछ था उसके जवाब में खाली एक लाइन लिख करके एक सवाल जो उनका था उसका जवाब लिख करके बाकी और जो सवाल थे शायद उनका जवाब देने की बजाय एक ही लाइन लिख करके एक सवाल की वो सो गए। उसी में सारा कुछ था। वो सो गए तो वहाँ जो इन्विजिलेटर थे वो आकर के उसको जगाते हैं, तुमने इतनी जल्दी पेपर कर लिया है, किसी क्या किया तुमने? मैं कहा हमने कर लिया पेपर। तो इन्विजिलेटर ने कॉपी देखी तो सारी कॉपी में एक लाइन लिखी हुई है खाली एक क्वेश्चन के आंसर की, और यही कंक्लूजन है आज तक। पेपर में ब्रिटिश सरकार की पॉलिसी पूछी गई थी
उस पॉलिसी के जवाब में सुभाष चंद्र बोस ने यही लाइन लिखी थी, डिवाइड एंड रूल। इसी से वो राज करते रहे इतने लंबे टाइम तक, और वही पॉलिसी आज तक चल रही है। और हर संविधान और इस भारत में बनने वाले जितने भी कानून बनेंगे, जितनी भी सरकारें आएंगी, इसी को फॉलो करके चलेंगी। पार्टी कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, इसी को फॉलो करते रहेंगे। इसलिए भारत विकसित नहीं बन सकता। विश्व गुरु बनने की बात तो भूल ही जाइए, क्योंकि विश्व गुरु बनने के लिए चाहिए बुद्धिजीवी प्राणी, और बुद्धिजीवी प्राणी जो है उनका सम्मान यहाँ पे नहीं होता भारत के अंदर। वर्तमान व्यवस्था के अंदर भारत में उन बुद्धिजीवी का सम्मान नहीं होता, उनको बढ़ने के मौके नहीं मिलते, उनकी राय को दरकिनार कर दिया जाता है। बुद्धिजीवियों को विधानसभा और संसद में बैठने के लिए जगह मिलती है पीछे, वहाँ भी वो चुन के जाते हैं, उनको बोलने के लिए अवसर नहीं मिलते हैं। कभी बोल भी लिए तो उनकी राय का कोई महत्व नहीं। इस देश में वाजपेयी जैसे भी पीएम हुए हैं, लेकिन वो अपने भाषण देते थे, उच्च कोटि के कवि थे, उनकी बातों में भी काफ़ी दम था, लेकिन क्या हुआ, अंदर से भी वो उदार व्यक्ति थे। सबको साथ लेके चलने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन बदला कुछ नहीं, और नहीं बदलने का है। यदि आपको चाहिए इस देश में बदलाव, तो उसके लिए शुरुआती काम कोई कर सकता है, तो वो है ईवीएम मशीन का नोटा बटन। इस देश में बुद्धिजीवियों का कुछ काम दिखता है तो उस मशीन के बिल्कुल नीचे लगा हुआ नोटा का बटन है, और उस बटन को वहाँ पर लाने के लिए उन्हीं लोगों ने संघर्ष किया है जो इस देश में बदलाव चाहते हैं। किसी जज ने, किसी मंत्री ने, और जोर जोर से नारे लगाने वाले उन लोगों ने मिलकर के बहस नहीं की उसके लिए। कोर्ट में बुद्धिजीवियों ने अपने तर्क रखे हैं, लंबी लंबी बहस में लोगों को जवाब दिए हैं, तब कोर्ट ने अपने ऑर्डर से उस बटन को ईवीएम मशीन पर लगवाया है। किसी संविधान ने, किसी सरकार ने, किसी मंत्री ने उस बटन को वहाँ पे नहीं लगवाया। लेकिन देश का दुर्भाग्य, जो लोग चाहते हैं सिस्टम को बदलना, वो यूज भी करते हैं उसको। लेकिन ये लोकतंत्र के नाम पर यहाँ जो भीड़ तंत्र है ना, भीड़ तंत्र ये नहीं चाहते हैं, इसलिए उस नोटा के बटन का यूज नहीं होता। अगर उस बटन का यूज किया जाए तब कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है।
दुनिया के जितने भी देश हैं जहाँ पर भी लोकतंत्र है, किसी का संविधान और कानून आज तक डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म नहीं कर पाया।